नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अघोरी का श्राप इसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इस कहानी का पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करती हूँ। पार्ट 3 अघोरी का श्राप। मोक्ष, क्या छुपा रहे हो? आखिर क्या बात है? पाकी, ये रियल में मेरे साथ हो रहा है या बस ये मेरी इमेजिनेशन है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल में एक औरत दिखाई दी थी। उसी अनजान औरत के पीछे मैं मुर्दा घर तक चला गया था। उसी के इशारे पर मैंने मोर्ग 20 का बॉक्स खोला था। हैरानी की बात यह थी कि उस औरत की शक्ल बिल्कुल उस मोर्ग में रखी लाश में मिल रही थी। अब वह औरत मुझे कई बार दिखाई दी। वह बार बार मुझसे अपने परिवार की जान बचाने की बात कह रही है और यह पूरी बात नहीं है। और के बाद क्या मोक्ष? उस रात जंगल में मैंने एक अघोरी की पूजा भंग की थी। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा था। क्या कहा था उस अघोरी ने? गुस्से में उसने श्राप और कुछ बातें कही थी। मुझे वह सब दिखाई दे जो इस दुनिया से परे है। वह लोग जो मर चुके हैं वह भी दिखाई दे। ऐसा ही कुछ मोक्ष? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूजा भंग करने की वजह से उस अघोरी ने तुम्हें श्राप दे दिया, जिस वजह से तुम्हें आत्माएं और भूत प्रेत दिख रहे हैं। मैं इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। अब यह उस मोर्गो 20 वाली औरत के बारे में सब जानने के बाद ही पता चलेगा। पाकी, तुम मोक्ष को संभालो। मैं कल मिलता हूँ। तुम दोनों से कहाँ जा रहा है? यस, उस मोर्गो 20 वाली औरत के बारे में जानने। हॉस्पिटल से कुछ जुगाड़ किया है। कल मिलते हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं और ये अब तक सोया हुआ है। कंबल खींचकर यस मोक्ष को उठा देता है। माना शादी के बाद समय का पता नहीं चलता, लेकिन तू तो अब तक सो रहा है। सर को दोनों हाथों में पकड़कर मोक्ष उठकर बैठ जाता है। सर, बहुत दुख रहा है। यस, क्या हुआ तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? मोक्ष की ऐसी हालत देखकर यस क्या बोले ये समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वह पाकी आ जाती है। मोक्ष को रात भर बुखार था। यस, मेरी तबीयत के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तू बता, क्या पता चला हॉस्पिटल से? पुष्पा ठाकुर नाम था इस औरत का। जिस रात तुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ठीक उसी रात इस औरत की मौत उसी हॉस्पिटल में हुई थी। मौत का कारण कार्डियो सिस्टम फेलियर था। वह ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी। इतनी डिटेल्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड से मिली हैं। मुझे इसका मतलब यह है कि इस औरत की मौत कार्डियो सिस्टम फेलियर से हुई थी, यानी कि मौत नेचुरल तरीके से हुई। फिर यह औरत मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मोक्ष, अब तक तो अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। हमें उसके परिवार वालों से मिलना चाहिए। शायद कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई होगी या कुछ जो बिल्कुल नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है। अब सारी कहानी पुष्पा ठाकुर के परिवार से मिलकर ही पता चलेगी, लेकिन उनकी डिटेल्स हम रिपोर्टर्स हैं। शायद तुम दोनों भूल रहे हो। मोबाइल में पुष्पा ठाकुर की फ़ोटो के साथ सारी डिटेल्स भी क्लिक करके लाया हूँ, यानी कि एड्रेस भी। मोक्ष, तू बता कब चलना है? यस, आज ही। लेकिन ऑफिस नहीं जाएगा तो? तुम दोनों भूल रहे हो कि हमारा शो हिट और टॉप रेटेड हुआ है, इसलिए हम दोनों को कुछ दिनों की छुट्टी मिली हुई है ऑफिस से। चल, अब तू तैयार हो जा। हम दोनों चलेंगे इस एड्रेस पर। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ निकली तो हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ और स्टोरी मिल जाएगी। सुनिए, यह पता इसी घर का है ना? जी हाँ, यह इसी घर का पता है, लेकिन इन लोगों से दूर रहो। इन्हें कोई भयंकर बीमारी है, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल वाले उठाकर ले गए हैं। पता नहीं आगे क्या हुआ। इन लोगों के साथ बीमारी कौन से हॉस्पिटल में हैं, यह सब वो सब हमें नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि पुष्पा देवी की लाश का क्रियाक्रम हॉस्पिटल वालों ने किया और अगले दिन इस सब को एक कार आई और लेकर चली गई। क्या इनके परिवार में से किसी का फ़ोन नंबर आपके पास है? उनके बेटे का नंबर है मेरे पास। उस नंबर पर काफ़ी देर कॉल ट्राई करने के
कुछ देर बाद फ़ोन रिसीव होता है। फ़ोन पर औरत की आवाज़ आती है। हाँ बोलिए, कौन? क्या मेरी बात सुमित से हो सकती है? सुमित, आपके लिए फ़ोन है। हाँ बोलिए, मैं सुमित बोल रहा हूँ। आप कौन? मेरा नाम मोक्ष है। मैं पैसे से एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लाश के साथ एक औरत को, वह आपकी माँ पुष्पा देवी थी, तब से लेकर अब तक आपकी माँ मुझे कई बार दिखाई दी। आप सबकी जान खतरे में है, वह यही बात कहती है बार बार। क्या सच में आप सबकी जान खतरे में है? हम सब यहाँ किसी घर में बंद हैं। सिर्फ खाना और पानी लेने के लिए हमें कमरे के बाहर आ सकते हैं। ये कौन सी जगह है? यह मैं नहीं जानता। कल हमें घर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्या अजीब है वहाँ? और आप सबको किस वजह से एक अनजान घर में रखा गया है? हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि हमारी जान को खतरा है, कुछ दिन हमें यहाँ रहना होगा, ऐसा फ़ोन पर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था। यहाँ मैं और मेरे परिवार वाले जो कुछ देख रहे हैं, वह सपना कहूँ या हकीकत, लेकिन जो कुछ भी है वह जानलेवा ही है। क्या मैं आ सकता हूँ वहाँ आप सबसे मिलने? कल दोपहर से हम घर आ जाएंगे, फिर आप मिल लेना हमसे। और जो कुछ भी मेरे साथ अजीब हो रहा है वह भी मैं बताऊंगा आपसे। अगले दिन दोपहर को मोक्ष और यश पुष्पा देवी के घर वालों से मिलने जाते हैं। मोक्ष जी, आप कह रहे थे कि मेरी माँ आपको दिखाई दे रही है। इस बात पर तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी पिछले कई दिनों से हमारे साथ हो रहा था, उसके बाद मुझे लगता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। माँ की क्रियाक्रम सब हॉस्पिटल वालों ने किया। हमें ना ही डेड बॉडी दी गई और ना ही मिलने दिया गया। हमारी जान को खतरा है कहकर हमें एक अनजान घर में शिफ्ट कर दिया गया था। उस घर की हालत देखकर लग रहा था कि वह घर काफी दिनों से बंद था। घर के आखिरी कमरे में हम सब थे। दोनों टाइम कुछ लोग आते थे, हम घर में हैं या नहीं देखकर चले जाते थे। हमें किससे खतरा है यह आखिरी तक नहीं बताया गया। वहाँ 2 दिन तो किसी तरह बीत गए, फिर रात और दिन पहाड़ से लगने लगे थे। अजीब सी बेचैनी होती थी एक कमरे में बंद होकर। तीसरी रात बहुत कोशिश करने पर आंख लगी थी। सामने लकड़ियों का ढेर था। चिता पर एक लाश सफ़ेद कपड़े की चादर ओढ़कर सुलाई गई थी। आसपास नज़र घुमाकर देखा तो कुछ रिश्तेदार खड़े थे। हिम्मत करते हुए लाश के पास जाकर वह कपड़ा उड़ाया तो उसमें माँ को सुलाया गया था। माँ को ऐसे देखकर मैं रोने लगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ये लो पकड़ो और लाश को मुख अग्नि दो। मेरे सामने शमशान भूमि का जल्लाद खड़ा था, एकदम हट्टा कट्टा, लंबा कद काठी वाला। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और रंग इतना काला जो उसे किसी राक्षस जैसा बना था। उसकी बात मानते हुए मैंने चिता को, जैसे ही आग तेज होते हुए लाश को जलाने लगी, वैसे ही आसपास के सभी लोग कहीं गायब हो गए। मैंने उस जल्लाद से पूछा, सब कहाँ चले गए अचानक? सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। आसमान जो पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था, वह देखते देखते काले काले घने बादलों से छिपने लगा। एकाएक रात के अंधेरा सा आभास होने लगा। मोबाइल में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। मैं क्यों नहीं जा सकता यहाँ से? बिना अस्त्रों के तुम घर नहीं जा सकते। लाश जल जाने के बाद राख ठंडी होने पर उसे लेकर ही तुम घर जा सकते हो। कुछ देर में बहुत रात हो जाएगी और लाश जलने में अभी भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मैं कल आकर अस्थियाँ ले जाऊंगा। तभी वह जल्लाद कहता है कि तुम्हारा परिवार उस कमरे में बंद है। अब तुम सोच लो, परिवार की जान प्यारी है या फिर यहाँ से जाना चाहोगे? मैं आगे बढ़कर उस जल्लाद पर हाथ उठाना चाहता था, लेकिन कुछ अदृश्य सा था जो मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ धकेल दे रहा था। 2 से 3 बार इस तरह हमला होने पर मैं मजबूर होकर कुछ नहीं कर पाया। चलो मेरे पीछे कहते हुए वह मुझे उस कमरे की तरफ ले गया जहाँ मेरा परिवार वाले बंद थे। ताला खोलकर उसने मुझे भी उस कमरे में भेज दिया और वह सुबह मिलेगा कहकर वहाँ से चला गया। कमरा बाहर से बंद था और खिड़कियाँ पूरी तरह जाली से बंद।
इसलिए मजबूरी में हम सबको वहीं रुकना पड़ा। खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर एकाएक कर गिर रही थीं। आंखें खुली तो देखा हाथों पर टप टप करके खून की बूंद ऊपर की तरफ से गिर रही थी। मैं हड़बड़ा के उठकर बैठ गया और ऊपर देखा तो एक अधकटी लाश पंखे के ऊपर बैठी थी, जिसके कमर के ऊपर का हिस्सा गायब था और उस आधे हिस्से से खून की बूंदें एक एक करके गिर रही थी। खून गर्म था, जिससे यह पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही इस पंखे पर लटकी लाश के 2 टुकड़े किए गए हों। पापा, वो देखो दरवाजे में से कौन झांक रहा है, कहते हुए मेरा बेटा शिव मुझसे लिपट गया। मेरी पत्नी और बेटी मनु भी उठकर बैठ गई। दरवाजे में से झांकते हुए उस अधकटे हुए सिर को देखकर चिल्लाने लगी। वह दरवाजे में से आर पार आ जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। वह हमारी तरफ ही देख रहा था और बस कहता, मरोगे तुम सब। देखते ही देखते वह तेजी से हमारी तरफ लपका और हम सब यहाँ से वहाँ भागने लगे। पापा, अब हमारी जान नहीं बचेगी, प्लीज कुछ करो और हमारी जान बचा लो, कहते हुए दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। वह तलवार के साथ पूरी तेजी से वार कर रहा था। बचते बचाते हम किसी तरह उस कमरे से निकल अचानक ही शमशान भूमि से कमरे में पहुंच गए। जिस तरफ जाओ उस तरफ सिर्फ कमरा ही कमरा। वह अधकटी लाश हमारे पीछे अब भी दौड़ रही थी। कुछ ही देर में उनके साथ और भी लोग शामिल हो गए। आधी अधूरी जली लाशें, जिसमें कीड़े पूरी तरह से बिलबिला रहे थे, मानो खून की नदियां बह रही हों, और असहनीय दुर्गंध जो उन लोगों से आ रही थी। भागते हुए हम जहाँ से शुरू कर रहे थे, हमेशा वहीं आकर पहुँचे जा रहे थे। हम बहुत थक गए और बचने की उम्मीद छोड़कर किसी पुतले की तरह जम गए थे। एक तलवार जो काफ़ी तेजी से हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। अब जान नहीं बचेगी, बस यही दिमाग में चल रहा था। तभी कोई अचानक से सामने आ जाता है और उस तलवार को रोक देता है। वह माँ ही थी, जो हमें बचाने आती थी। हमें वहाँ से भागने का इशारा कर रही थी। सामने एक रोशनदार दरवाज़ा दिख रहा था। हम सब किसी तरह दिखाई दे रही रोशनी की तरफ भागते हुए उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। माँ दूर से हमें अलविदा कह रही थी और मेरी नींद खुल गई। सपना ही था, यह सोचकर मैं चुप था। लेकिन यह सपना मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चों ने भी देखा। मतलब यह है कि वह सपना नहीं, हकीकत था। आपकी माँ ने आप सबकी जान बचाई है। अब सवाल यह है कि आपकी माँ अब मुझे क्यों दिखाई दे रही है? क्या अब भी आप सबकी जान को खतरा है? लेकिन किससे? हमारी जान को किससे खतरा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है जो बहुत ही अजीब है। सुमित जी, हॉस्पिटल वालों का लाश सरेंडर ना करना और आप सबको किसी कमरे में बंद रखना, इससे तो यही लग रहा है कोई बहुत बड़ा राज या षड्यंत्र चल रहा है। आपकी माँ का यह कहना कि आप सब की जान को खतरा है, लेकिन अब तक आप पर कोई हमला नहीं हुआ, सिर्फ सपनों के अलावा। फिर होटल के कमरे में बंद रखना और किससे खतरा है, यह भी न बताना। बहुत अजीब नहीं लगता? यह लगता तो है अजीब मोक्ष जी, लेकिन इस वक्त हमारा गांव जाना बहुत ज़रूरी है। माँ के अंतिम दर्शन और क्रियाक्रम तो कर नहीं पाए, लेकिन अंतिम 10 क्रिया की विधि जरूर पूरी करूँगा। अगर यह तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वह जो भी होंगे बहुत बड़े और अच्छी पहुँच रखने वाले लोग होंगे। मैं ठहरा आम आदमी, अपनी बीवी और बच्चों का एकमात्र सहारा। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, इस बात से ही डर लगता है। मेरी हालत आगे कुछ ना कहते हुए माहौल में एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है। जी, मैं समझ रहा हूँ। कब जा रहे हैं आप सब गाँव? कल सुबह ही हम सब केशवपुर के लिए निकल जाएंगे। केशवपुर, जहाँ मेले में अघोड़ी आते हैं? हाँ, वही केशवपुर। मोक्ष, ये केशवपुर। तभी यश की बात काटते हुए मोक्ष बोल पड़ा, आप अपने गांव के घर का एड्रेस दे दीजिए, हम वहां आने वाले हैं। कुछ पता कर पाए तो वहां मिल लेंगे।
तूने मेरी बात क्यों काट दी मोक्ष? जब तक कोई सबूत या कड़ी नहीं मिल जाती तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। हो सकता है पुष्पा देवी की मौत और जो भी कुछ अब तक हुआ उसमें कोई उन्हीं की पहचान वाला या गांव का ही हो। जो वहां जंगल में हुआ यह भी इन सब से जुड़ा हुआ हो। बिना पता लगाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमें और डिटेल्स चाहिए, खास करके हॉस्पिटल के बारे में। कहीं ना कहीं कोई किसी से तो जरूर जुड़ा होगा। मैं समझ गया तू क्या बोल रहा है। उस बार्ड बॉय को अब ब्लैकमेल करना ही पड़ेगा। मैं कल तुझे इन्फॉर्म करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे। बाय। मोक्ष कुछ ना कहते हुए मोक्ष वहां से चला गया। जिस चीज का अस्तित्व पर उसे कभी विश्वास नहीं था वह होते देख सवालों की उलझन में था। वह सवाल जिससे जवाब किसी के पास नहीं थे। घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ बोले मोक्ष अपने कमरे में चला गया। पाखी के बुलाने पर भी शाम को खाने पर नहीं आया। जब से आए हो एक ही जगह कुर्सी पर बैठकर क्या देख रहे हो? सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। हमारी शादी हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीते लेकिन हम अजनबी से हो गए हैं। नहीं पाखी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस मोर्गो 20 वाली औरत के रहस्य से। जब तक पर्दा नहीं उठा लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या मैं इस औरत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? नहीं पाकी, जिस चीज़ से मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें बहुत खतरे होंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान पर खतरा आए। किसी तरह यश को मैं मना नहीं कर पाया। वह भी अपनी जान को खतरे में डालकर इस राज से पर्दा उठाने में मेरी हेल्प करेगा। तुम डरो मत, मैं अकेले नहीं, यश भी साथ होगा मेरे। सुमित, ये पूजा का मुहूर्त ठीक नहीं है। शाम को 5 बजे यानी कि काफ़ी रात हो जाएगी। और वह माँ जी के नाम पर मिट्टी के बर्तन रखने जाना, उसमें तो रात के 12 बज सकते हैं। फिर उस जंगल में जाना। तुम इतना क्यों डर रही हो? मनु की मम्मी, मेरे साथ और 4 लोग भी जाएंगे। अगर कल इस समय यह पूजा नहीं हुई तो 10 क्रियाक्रम की तारीख जिस दिन होनी चाहिए उससे आगे बढ़ जाएगी। बहू, तुम इतनी चिंता मत करो। सुमित के साथ हम चारों भी जाएंगे जंगल। बस यह बर्तन और कुछ सामान उस पेड़ के नीचे जलते दिए के साथ रखना है। कुछ नहीं होगा सुमित को। ठीक है काका, जैसा आप सब ठीक समझें। अगले दिन पंडित के बताए वक्त के अनुसार सब काम ठीक समय से हो गया। रात के 11:30 बजे तक सारे गांव के लोग खाना खा चुके थे। कुछ देर बाद अंतिम बार के लिए 5 मिट्टी के बर्तन और जो भी ज़रूरी चीज़ें रोज़ पुष्पा देवी इस्तेमाल करती थी वह सब एक लकड़ी से बनी टोकरी में रख दिया गया। जंगल इंसानों को खा जाता है, यह कहानियाँ सबने सुनी थी लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता है यह किसी ने नहीं देखा। गांव में यह काम रात के 9 बजे तक हो जाता था लेकिन यह पहली बार था जब रात के 12 बजे यह काम हो रहा था। इसलिए गांव में एक दहशत का माहौल बन गया था। चलो सुमित, हम तैयार हैं। हाँ काका, चलिए, कहते हुए सर पर एक लकड़ी की टोकरी रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे हाथ में टॉर्च के साथ जलता दिया और अगरबत्ती लिए सब चलने लगे। ठीक 12 बजे सब जंगल के बाहर पहुंच गए थे। दिया लेते हुए टोकरी के साथ लगभग कुछ कदम चलकर जंगल के अंदर एक पेड़ के पास पहुंच गया। कुछ ही दूरी पर सारे लोग मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो गए। पेड़ के नीचे जलते हुए दिए के पास टोकरी रखकर जंगल से बाहर की तरफ बढ़ रहा था कि ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। नीचे पैर की तरफ देखा तो पेड़ में से निकला हुआ हाथ मेरे पैर पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था। कुछ कह पाता उसके पहले ही वह हाथ मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर लेता चला गया। कोई बचाओ, कोई बचाओ। 2 दिन बाद यश फोन आता है। मोक्ष, तू सही था, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हॉस्पिटल का ट्रस्टी यानी कि डॉक्टर अमन सिंह, जो डॉक्टर पुष्पा देवी का इलाज कर रहा था, उसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भी बताई थी।
इसके अलावा वह डॉक्टर भी केशवपुर से है, काफ़ी रईस घर से है, ट्रस्टी है ना हॉस्पिटल का। इसका मतलब वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। हॉस्पिटल में इस वक्त ये डॉक्टर कहाँ है? कुछ ज़रूरी काम से वह भी अपने गांव केशवपुर गया हुआ है। तुझे इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? यस, नौकरी जाने का डर और हवालात की हवा, एक वीडियो जिससे अच्छी तरह ब्लैकमेल किया उस वार्ड बॉय को, और डिटेल्स भी मिल गई। अभी ये सब बात ज़रूरी नहीं है, तो पहले पुष्पा देवी के बेटे को फ़ोन लगा। मुझे लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या उन सबकी जान को खतरा है। तो खुद ही सोच ना, इसी समय उस डॉक्टर का गांव जाना, और सुमित और उसके परिवार का भी। यस, फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें अभी केशवपुर के लिए निकलना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में यश और मोक्ष केशवपुर के लिए निकल गए। नमस्ते, मैं मोक्ष। सुमित जी कहाँ हैं? उन्हें जंगल खा गया, कहते हुए सुमित की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। जंगल खा गया? क्या हुआ? आप लोग कौन? जी नमस्ते काका, हम सुमित जी से मिलने आए हैं। बहू तुम अंदर जाओ, बैठिए, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। सुमित जी कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है, और उन्हें जंगल खा गया। क्या मतलब है इस बात का? उस दिन 10 क्रिया की पूजा और कार्यक्रम में रात के 11:30 बज चुके थे। अंतिम क्रिया, जो कि जंगल के पेड़ के नीचे कुछ मिट्टी के बर्तन और सामान रखकर पूरी करनी थी। हम 4 लोग सुमित के साथ जंगल की तरफ गए थे। वहाँ हमसे थोड़ी दूरी पर सुमित एक पेड़ के नीचे वह सामान और दिया रखने लगा। वह रखते हुए देखना मना था, इसलिए हम सब पीछे की तरफ होकर खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में जोर की आवाज़ आई और सुमित कहीं गायब हो गया। हम सब डर के मारे घर भाग गए। आप में से कोई भी उस वक्त जंगल में उन्हें ढूंढने नहीं गया? आई डोंट बिलीव दिस मोक्ष। इतनी रात यह सब सुमित को ढूंढने की बजाय घर भाग गए। अब तक क्या कुछ पता नहीं चला सुमित जी का? काका, अगली सुबह हम सब ने जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। यह वही जंगल है ना? अघोरी तंत्र शक्तियों से पूजा करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके साथ यह जंगल लोगों को निगल जाता है। यह कहानी तो सुनी थी, लेकिन इस बार देख भी लिया। बहुत ही रहस्यमय तरीके से सुमित बेटे का गायब हो जाना। तुम सब किस काम से मिलना चाहते थे सुमित से? काका, आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपने इस दोस्त यश और उसकी पत्नी पाखी के साथ यहाँ केशवपुर के मेले को कवर करने और अघोरी का इंटरव्यू लेने आया था। बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया था हमने, और एक अघोरी बाबा का इंटरव्यू भी मिल गया था। फिर हम जंगल में भी गए थे। वहाँ एक अघोरी एक दिया रखे मटके को हवा में उड़ाकर जान लेने के लिए कह रहा था। तभी मैंने वह मटका पत्थर मारकर तोड़ दिया। काला जादू, बहुत बड़ी गलती की तुमने। वह मटका किसी की जान लेने जा रहा था। उस अघोरी ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं काका, उसने मुझे श्राप दिया। मुझे वह सब दिखेगा जो है नहीं। उसके बाद एक तेज रोशनी हुई और वह अघोरी कहीं गायब हो गया। सर पर चोट के कारण मैं 2 दिन हॉस्पिटल में था। वहाँ मुझे एक औरत दिखी थी जो मुझे मुर्दा घर तक ले गई, और उस औरत यानी कि पुष्पा देवी की शक्ल बिल्कुल उस बॉक्स में रखी लाश की तरह थी। तब से वह औरत मुझे कई बार दिखाई दी। उसके परिवार की जान खतरे में है। वह औरत कौन है? और बहुत सारे सवालों के जवाब पाने के लिए मैंने सुमित जी के बारे में पता किया और उनसे मिला। आज यहाँ आकर पता चला कि वह भी गायब है। क्या अभी तुम्हें दिखाई दी? नहीं काका, सुमित जी से मिलने के बाद एक भी बार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब सुमित और उसके परिवार पर जान का खतरा है। यह काला जादू है जो वह अघोरी किसी के लिए कर रहा था। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुष्पा देवी की आत्मा तुम्हें दिखाई दे रही थी। सुमित गायब है और आत्मा अब दिखाई नहीं दे रही है। आत्मा को काले जादू से कैद कर दिया गया है आज रात को। क्या काका, जो काला जादू तुमने तोड़ा था वह आज भी किया जाएगा। बलि देकर जान बचाना। आज अमावस है, सबसे गहरी और काली अंधेरी रात, बिल्कुल उस मेले के दिन जैसी। बेटा मोक्ष,
तुम्हें श्राप के कारण अब आत्माएं दिखाई देंगी। अगर तुम उनकी मदद करने जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। सुमित जी को कैसे बचा सकते हैं काका? उस जंगल में जाकर। अगर सच में उस जंगल में काला जादू हो रहा है तो इसे जंगल में ही रोका जा सकता है। अमन सिंह को जानते हैं आप? हाँ, अमन सिंह वह ठाकुर जिनका भाई। क्या काका? दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आखिर अमन सिंह ठाकुर कौन है और उसके भाई का क्या रहस्य है, यह जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।